आज हम लोग बच्चों नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मान लो अगर ये एक चुंबक है, ये मेरी बार मैग्नेट है जिसका ये पोल नॉर्थ है, ये पोल साउथ है। तो इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम इसके चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकें। अब चुंबकीय प्रभाव को कैसे महसूस करोगे। अगर आप इसके पास कोई दूसरा चुंबक लेके आओगे या चुंबकीय सुई लेके आते हो, अगर दूसरा चुंबक लेके आओगे तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। सेम पोल होंगे तो रिपल्शन होगा और अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा। और अगर चुंबकीय से सुई लेके आते हो तो उनमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से इसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सके उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक। अब जब आप मान लीजिए आप ये एक बाग मैग्नेट है, हमें इसके पास इस पॉइंट पर अगर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है कि क्या होगा, तो हम इस पॉइंट पर चुंबकीय सुई को रखते हैं। तो ये चुंबकीय सुई जो होती है इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है वो एक निश्चित दिशा में ठहर जाता है। ये सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। फिर किसी दूसरे बिंदु पर रखोगे तो यहाँ पर रखने पर भी क्या होगा, फिर से जो सुई होगी एक निश्चित दिशा में ठहर जाएगी। तो इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इस सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य कर रहा है जो इसे एक घुमाकर निश्चित दिशा में ले जा रहा है। ठीक है। तो किसी चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यही परिभाषा मैंने यहाँ रखी है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई को रखने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो उसे घुमाकर एक निश्चित दिशा में, जिसके कारण जो सुई होती है वो घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ सुई को रखती हूँ और इस सुई में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, सुई को किसी भी निश्चित दिशा में नहीं ठहरती, जैसी है वैसी ही रहती है, इसका मतलब वो इस बार मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। ठीक, समझ में आया। और अगर हम सुई को यहाँ रखते हैं और चुंबकीय सुई में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन होता है, चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाती है, इसका मतलब ये इस बार मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र में है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है, वह रीजन होता है जिसमें हम चुंबकीय सुई को रख लेते हैं तो उस चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाती है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ किया कि अगर किसी चालक तार में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाह के कारण भी क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और उसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। गतिमान आवेश विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक चालक तार लिया ए भी, इसको इन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर इस चालक तार के समांतर उन्होंने क्या की, यहाँ पर एक कंपास निडल रखी। अब होता क्या है कि जब इस चालक तार में कोई धारा नहीं बह रही, जब हमने इसकी को यहाँ से निकाल दिया तो जो चुंबकीय सुई होती है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे हम यहाँ पर की को लगाते हैं, जो दूसरा वाला फिगर है, ये हमारा पहला फिगर है, हमने इसमें की को नहीं लगाया है। ठीक है। अब हमने क्या कि इसमें की को लगा दिए तो दूसरे वाले फिगर में आप देख सकते हो जैसे की को यहाँ लगाया जाता है धारा जो होती है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि ऐसे जाएगी। अगर ये ए है ये बी है, धारा हमारी ए से बी की ओर बहती है। जब धारा हमारी ए से बी की ओर बहना शुरू कर देती है तो इस चुंबकीय सुई में एक दिशा में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होने लगता है, विक्षेप होने लगता है। और जब हम धारा की दिशा को पलट देते हैं, मतलब जब मैंने पॉजिटिव पोल को बी से जोड़ दिया और इसके जो नेगेटिव पोल को मैंने ए से जोड़ दिया, धारा की दिशा उल्टी हो गई। जब हम धारा की दिशा को उलट देते हैं तो इस चुंबकीय सुई में क्या होता है, दूसरी तरफ देखिए इस तरफ क्या होने लगा, डिफ्लेक्शन होने लगा। जब इस डायरेक्शन में करंट बह रही थी तो डिफ्लेक्शन हमारा इस तरफ था
जब हमने डायरेक्शन पलट दी तो डिफ्लेक्शन हमारा नीचे की तरफ होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के प्रवाह के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब हम धारा के प्रवाह की दिशा बदल देते हैं तो क्या होता है, विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। अगर आप यहाँ पर धारा का मान बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, विक्षेप का मान क्या होगा, कम और ज़्यादा होने लगता है। अगर आप धारा का मान बढ़ाओगे तो विक्षेप भी बढ़ने लगता है, धारा का मान घटाओगे तो विक्षेप भी घटने लगता है। और एक चीज़ और, जब आप इस कंपास नीडल को इसके पास ले जाते हैं तब भी क्या होता है, विक्षेप ज़्यादा होता है, और अगर दूर ले जाते हैं तो विक्षेप क्या होता है, कम होने लगता है। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिकल में हम क्या कर सकते हैं, धारा के मान को घटा और बढ़ाकर हम इसमें विक्षेप को, जो कंपास निडल है इसमें विक्षेप को घटा और बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से इस निडल को इस तार के समीप लाकर भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें विक्षेप के मान को बदल सकते हैं। ठीक, तो इस निडल में विक्षेप क्यों हुआ कि ये जो निडल जो है वो इस तार में धारा बहने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो ये निडल क्या हुई, इस चुंबकीय क्षेत्र में आ गई। जब चुंबकीय क्षेत्र में आ गई तो तार क्या करने लगा, इस पर एक बलागुण लगाने लगा और सुई हमारी एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर गई। इसका मतलब ये हुआ कि बहते हुए तार में जब धारा प्रवाहित होती है, तार को जो हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं, तार में धारा का प्रवाह होने लगता है, तो ये जो तार है वो भी क्या करने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरह, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब एक बायो सावर्ट का लॉ है, उस बायो सावर्ट के लॉ के अनुसार अगर इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है और इससे कुछ दूरी पर मान लो ये पॉइंट P है और इस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक वैज्ञानिक थे बायो सावर्ट, उन्होंने एक रूल दिया, उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने क्या नियम दिया, उस नियम के अनुसार हमने माना ये एक मेरा तार है XY, इसका मैंने एक छोटा सा खंड लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लंबाई DL है और इसमें धारा जो I ऊपर की तरफ X से Y की ओर बह रही है। इस अल्पांश या एक छोटे से एलिमेंट DL से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, अब बच्चों मैंने बताया आपको जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हमने माना वो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान क्या है, dB है। तो अल्पांश में जो धारा बह रही है उसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dB इस अल्पांश में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसमें अगर धारा ज़्यादा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज़्यादा होगा, धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा। तो जो बिंदु P पर जो हम चुंबकीय क्षेत्र का मान dB है वो चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, अल्पांश की लंबाई DL के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। जहाँ थीटा क्या है, अल्पांश DL और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण, ये हमारा अल्पांश हो गया, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, तो इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। तो जो dB होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो इस अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के साइन के, साइन को हिंदी में जा बोलते हैं, जा के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु P और अवयव के बीच की दूरी के वर्ग, R² क्या है, दूरी का वर्ग, 1 कर दिया यानी व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली अवयव और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इन चारों चीज़ों को मिला दें तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I/dl साइन थीटा अपॉन R²। यही हमारा क्या है, बायो सावर्ट का लॉ है। जब आप इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में लिखेंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, वो होता है हमारा μ0/4π। ठीक है, यहाँ μ0/4π हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है। यहाँ पर जो μ0 है इसको हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और μ0/4π की जो वैल्यू होती है
म्यू ज़ीरो अपन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब इसको हम, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी दिशा कैसे निकालेंगे? इसकी दिशा निकालने के दो नियम हैं, हम आपको आगे भी बताएंगे कि हम दाएं हाथ के हथेली के नियम से और मैक्सवेल के जो पेचकस का नियम है उससे निकाल सकते हैं। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या किया, आर का गुणा ऊपर कर दिया और आर का गुणा नीचे कर दिया और डी एल साइन थीटा के साथ आर को ले लिया, आई को बाहर निकाल लिया। ठीक, तो आई को जब बाहर निकाल लेंगे तो जो डी एल आर साइन थीटा है ये किसकी फॉर्म हो गई, ए बी साइन थीटा की। और जो ए बी साइन थीटा होता है वो ए क्रॉस बी के बराबर होता है। तो ये डी एल क्रॉस आर, डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर के बराबर हो गया। इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन क्या हो गया, आर क्यूब। और डी बी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी बी वैक्टर। बाकी ये सारी चीज़ें हमारी कैसी कांस्टेंट है और आई हमारी कैसी राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस पर हमने क्या किया है, वेक्टर नहीं लगाया है। ठीक, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जब थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री, इसका मतलब कि ये अल्पांश है और जो बिंदु P है वो इसी अल्पांश पर है। जब बिंदु P इसी अल्पांश पर होगा, उसी तार पर कहीं होगा, तभी इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो जब आपने साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 0 आएगा, तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो जब जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है और अगर वह बिंदु उसी धारावाही अल्पांश पर ही कहीं स्थित है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, 0 होगी। ठीक, अब दूसरा केस कि जब थीटा की वैल्यू कैसी है हमारी, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये मेरा अल्पांश है और ये बिंदु P है, तो अल्पांश और बिंदु P के बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का है ना। अल्पांश डी एल और बिंदु पी के बीच की जो दूरी आर है वो कैसी है, हमारी लंबवत है। तो इस केस में यहाँ साइन 90 की जगह 90 जगह साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये पूरा हट जाएगा। हमारे पास डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सिमम कब होगी, जब बिंदु पी अल्पांश से 90 डिग्री के कोण पर होगा। जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है वो अल्पांश से या उस तार से कहाँ पर होना चाहिए, 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। ठीक, अब म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है? सबसे पहले तो बच्चों म्यू नॉट क्या होता है, वही मैंने आप लोग को बताया, निर्वात की चुंबकशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, और अभी आप लोगों ने को मैंने बताया कि μ0/4 की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है आप लोगों को पता है 9 × 10⁻9 होती है। ठीक, हमने क्या किया, इसका इसमें डिवाइड कर दी। जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा μ0/4 अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻7/9 × 10⁻9। ठीक, अब ये चीज़ उल्टी हो गई, 4 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, इसको हमने नीचे ले लिया तो 9 + 7 16 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट गया तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻16 और ये जो है 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर होगा। और ये क्या है, हमारी प्रकाश की निर्वात में चाल, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो इस पूरे की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सी। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c²। ठीक, अब c² को यहाँ ले लो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर ले लो और फिर क्या करेंगे हम, ये हमारा c² इज इक्वल टू हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ का वर्गमूल बन जाएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो c इज इक्वल टू हो गया 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो ये हमारी निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध है। ये आता है एग्जाम में कभी कभी बच्चों 1 नंबर में या न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आता है, तो इसको आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको ही बताया कि जब हम किसी धारावाही चालक तार में जब धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब उसकी दिशा कैसे निकालेंगे, उसकी दिशा निकालने के बच्चों 2 नियम है। पहला, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा, जैसे इसमें आप आराम से देख सकते हो बच्चों, ये लिखा हुआ है, ये पिक्चर आप देख सकते हो कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि जो अंगूठा है वो अगर
चालक में बहने वाली धारा की दिशा को। अगर आप इसी को लेके चलें, ये हमारा चालक तार है ना, इसमें धारा की दिशा हमारी क्या है, अंगूठा हमारा ऊपर की ओर है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, धारा की दिशा को बता रहा है। और जो उंगलियां हैं वो उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। जो मेरी उंगलियां हैं मुझे बिंदु पी पर निकालना, ये मेरा तार है, इस तार से मुझे इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर निकालनी है तो मैं अपने पंजे को, दाएं हाथ के पंजे को, राइट हैंड के पंजे को इस तरीके से फैलाऊंगी कि अंगूठा मेरा क्या होगा, धारा की दिशा को बताएगा, और जो पंजे की उंगलियां हैं वो उस बिंदु पी की ओर बताएंगी जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हथेली से धक्का देने की दिशा में। अब आप इस हथेली से धक्का क्या दोगे, ऊपर की ओर दोगे, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु पी पर क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। ठीक। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब ये जो धारा की दिशा हो ऊपर की ओर ना हो, नीचे की ओर हो। अगर नीचे की ओर इस तरीके से धारा बहेगी तो क्या होगा, धक्का आप नीचे की ओर दोगे, तो इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक है। तो यही हमारा क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम है कि अगर हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, और उसकी जो उंगलियां हैं और जो वो उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब आप इस केस में धक्का ऊपर की तरफ दोगे, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब दूसरा क्या है हमारा, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब पेंच का नियम बच्चों हमारा क्या कहता है, पेंच के नियम क्या है, जैसे कि डायग्राम इसमें आपको दिया गया है कि यदि हम पेचकस को, मान लो अगर ये मेरा पेचकस है ना, अगर हम पेचकस को इस तरीके से पकड़ते हैं, इस तरीके से पकड़ के घुमाएं कि पेचकस की जो नोक है, ये जो नोक है वो चालक में तार की दिशा को बता रही है। हमारा चालक तार है, तो हमने पेचकस को क्या किया, इसके समांतर इस तरीके से किया। तो जो पेचकस की नोक है वो अगर चालक तार की दिशा को बता रही है, चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बता रही है, तो पेचकस को आप कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे। पेचकस आपने ऐसे पकड़ा, इसको आप ऐसे घुमाओगे। अंगूठा हमारा कैसे घूम रहा है, पी डैश से पी की ओर ऐसे घूम रहा है। तो जिस दिशा में हमारा अंगूठा घूमता है वो दिशा क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है। तो इस केस में जो बिंदु पी पर जो डायरेक्शन होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वो कागज के तल के लंबवत क्या होगी, नीचे की ओर होगी, और पी डैश पर क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। ठीक है। समझ में आया बच्चों। अगर हम पेचकस को इस तरीके से पकड़े कि पेच की जो नोक है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताती है, तो जिस दिशा में आप पेचकस को घुमाएंगे, तो पेचकस को घुमाने की दिशा में, पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, पेचकस को आप ऐसे घुमाओगे ना, अंगूठा हमारा ऐसे घूम रहा है, तो पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है। चलो अब बच्चों इस तरीके से आप इन दोनों नियमों के द्वारा क्या कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हो। और अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान किससे निकालेंगे आप लोग, बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का नियम हमारा क्या कहता है कि dB इज इक्वल टू म्यू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आज हम आपको इतना ही बताएंगे, उसके बाद कल आपको इसके आगे वाला टॉपिक समझाएंगे।